हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में कल को देखने को भी मिलेंगे, यानी 11 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। हमने जो है 10th क्लास के लिए जो आपके विज्ञान है या बाकी सब्जेक्ट है उनकी पेड PDF भी अनाउंस कर रखे हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमने अवेलेबल करा रखे हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी है, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम जो है स्कोर कर पाओ। अगर आपको PDF परचेज करनी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे आंसर्स के साथ में, तो आपको जो है या तो इसी वेबसाइट पर एग्जाम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड सेक्शन में, वहां से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़े, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम ID का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको PDF लेनी है। तो यहाँ से जो है आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो कौन कौन से करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, आप बोलोगे सर बहुत सारे बता दो, हम कौन कौन से पढ़ के जाएं। देखो यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, पैसे भी नहीं लगाने, तो भाई सिंपली एक काम करो, ओल्ड पेपर्स कर लो जितने आपको मिल रहे हैं 2017 से 24 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लो, टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। और साथ में जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये कर लो, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। आप लगभग पेपर आपका इनमें से देखने को मिला, लगभग का मतलब है लगभग 90% के करीब करीब। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप इतना सारा पढ़ना चाहते हो या पेड PDF पढ़ना चाहते हो। पेड PDF आपको सिर्फ वो अकेली पढ़नी है, उसके अलावा एडिशनल नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमने सब चीज़ों का एनालिसिस करके अवेलेबल करा रखी है वो चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है संयोजन अभिक्रिया, एक है विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण आपको साथ में याद करने हैं। पाठ नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लक्षण। इसमें है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण भी देना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बता दो। ये जो रासायनिक सूत्र है ना, कई सारी चीज़ों के जिनके कॉमन नेम कुछ कुछ रख रखे हैं, वो जरूर याद करके जाने हैं। उनमें से पूछेंगे क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा उस टाइप का। इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। 4 विलियाँ दे रखे, आपको pH स्केल के बारे में पता होगा, pH पैमाने के बारे में, तो उसके हिसाब से आपको जो है कोई भी वैल्यू दी जा सकती है यहाँ पे, और उसके हिसाब से उदासीन, तन्नु, प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल टाइप के जो है, या क्षार, इस तरीके से आपको छांटना आएगा, वो आपको छांटना पड़ेगा। हर बार आता है क्वेश्चन, अब की बार भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। चैप्टर 3 देखो, धातु और अधातु। इसमें है उदाहरण सहित सक्रियता श्रेणी का वर्णन कीजिए। विद्युत अपघटनी शोधन का पर नोट लिखना है। आयनिक यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं, उनके गलनांक अधिक क्यों होते हैं, या फिर आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखो और का मतलब है कि ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, सेम आंसर आपका एक आंसर से काम चल जाएगा। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पाठ नंबर 4 देखो, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें आपको कुछ अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित वर्णन करना है। एस्टरीकरण क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। इसमें आपको सारे बताने पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि बताइए। कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे कुछ यौगिक आपको देखने को मिल रहे हैं, CH3COOH, CH3CH2COOH। तो इस तरीके से CH3CH3CO, इस तरीके से, यानी कि CH3 आएगा, ऐसा नाम होगा, CH3CH2CHO ऐसे करके होगा ये। तो ये जो है आपको ऐसे जो है नाम देखने को मिलेंगे, सिंपली भी दे सकते हैं, डायग्राम टाइप से में भी थोड़ा दे सकते हैं। तो इनके आपको नाम बताने पड़ेंगे, भाई इसको कहते क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, वो इनकी मर्जी क्या देंगे। मैंने 22 नाम दे दिए जो सबसे ज़्यादा पूछने के चांस रहेंगे, ये याद कर लेना आपको, ठीक है।
समीकरण समजातीय श्रेणी और प्रक्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे वेबसाइट पे है, जो मैंने वेबसाइट आपको शुरू में बताई थी ना, cclchapter.com, उस पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वहाँ पे MCQs भी आंसर्स के साथ में प्रैक्टिस कर लेना फ्री में, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, वीडियो के लास्ट में दिखा भी दूंगा। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, बायोलॉजी का पोर्शन हमारा। बायोलॉजी में पार्ट नंबर 5 है जैव प्रक्रम। पादपों में उत्सर्जन का वर्णन करना है। अब यहाँ पे डायग्राम भी पता लग जाएंगे, सारा कुछ है, बायोलॉजी में से आते हैं डायग्राम, तो डायग्राम का पता लग जाए कौन कौन से याद करके जाने हैं। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, डायग्राम जरूर करना है। श्वसन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। वक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए और मूत्र कैसे तैयार होता है। इसमें डायग्राम बनाना जरूरी रहेगा आपको, तभी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पेंसिल से बना के आना डायग्राम। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर मूत्र बनाने की प्रक्रिया, ये यही है, ये वक्राणु की संरचना, ये नेफ्रॉन का, यही आपको जो है यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेगा। उत्सर्जन तंत्र की, ये देख लो, उत्सर्जन तंत्र की जो है संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, लसिका क्या होती है, इसका वहन किस प्रकार होता है, कार्य क्या है। मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। संरचना मतलब यहाँ पे डायग्राम भी जरूरी है, ठीक है। एक पत्ती के अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र कीजिए। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, टीचर्स ने आपको बस एक दो ही बता रखा होगा, भाई फूल वाला चित्र कर लेना और साथ में जो है मानव हृदय वाला कर लेना, ये आते हैं बार बार। नहीं, अगर आपको भी लग रहा है भाई ये ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एक पत्ती की अनुपस्थ काट का चित्र, उसके बाद है आपका हृदय वाला, उसके बाद है फूल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने हैं डायग्राम, अगर याद कर रहे हो तो। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताने, क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। पाठ नंबर 6 देखो, नियंत्रण एवं समन्वय। गुरुत्वानुवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। ये तंत्रिका कोशिका का बहुत बार आता है एग्जाम में, अच्छे से याद करके जाना, आसान भी होता है ये। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्जन में क्या होता है। अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्यों को लिखिए। पाठ नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। हाइड्रा में मुकुलन विधि का वर्णन कीजिए। इसमें आपको डायग्राम भी आ सकता है, डायग्राम मतलब बनाना पड़ेगा। एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। जो पुष्प वाला डायग्राम है वो ये है, ये भी सबसे ज्यादा रिपीटेड देखने को मिलता है। मानव मादा जनन अंग का चित्र बनाइए। पुरुष वाला नहीं पूछते, रेयरली ही आता है, बट मादा वाला आता है, मादा वाला याद करके जा सकते हो। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, या फिर कह लो ऋतुस्राव क्या क्यों होता है, वो बताना है। परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियां क्या है जनन स्वास्थ्य के लिए, से इनका क्या महत्व है। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8 अनुवांशिकता। इसमें ये वाला क्वेश्चन रट देना। रटने का मतलब है भाई जितनी बार भी आया लगभग यही क्वेश्चन मिला है मुझे हर बार के एग्जाम्स में पिछले 10 साल के इतिहास में। भाई अजीब ही मामला है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन के मामले में। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। पाठ नंबर 13 हमारा पर्यावरण। इसमें से आते हैं छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कम आते हैं, छोटे आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, उतने तक में ज़्यादा सिमट कर रह जाता है। यहाँ पे भी ये ज़्यादा रिपीटेड देखने को मिलता है। UNEP की विस्तारित कीजिए, यानी फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है UNEP। अगला जो सेक्शन आता है वो है फिजिक्स का। अब फिजिक्स के अंदर आपको चैप्टर 9 है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और उसके लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे कैसा किस चीज़ के ऊपर आएंगे। एक तो आता है उत्तल लेंस के ऊपर, उस न्यूमेरिकल में आपको जो है बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दी होती है, उसके बेसिस पे आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या होगा और प्रकृति कैसी रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं न्यूमेरिकल टाइप में देखने को मिलता है। डायग्राम भी बनाना होता है साथ में, तो डायग्राम बेसिक सा डायग्राम आप सीख लेना। अगर आपको पता होगा कि बिंब की स्थिति कहीं भी दे दी उन्होंने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उस हिसाब से आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आसान रहेगा। ये वाली टेबल याद करके जरूर जाना। एक ये वाली टेबल है और एक ये अवतल दर्पण, वो लेंस के ऊपर वाली जो है हमारी उत्तल लेंस है, ये ध्यान से सुन लो, उत्तल लेंस, ठीक है। और ये वाली है अवतल दर्पण, ठीक है। ये 2 टेबल हैं आपकी बुक में, ये याद करके चले जाना भाई। एग्जाम में आप बोलोगे भाई तुमने सही कह दिया, हम याद करके चले गए और एग्जाम में इसमें से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आता है भाई, इसलिए बता रहा हूं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बार आया है। लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस को एक डायोप्टर यानी क्षमता को परिभाषित कीजिए। कोई वस्तु अवतल दर्पण पर के वक्रता केंद्र C पर स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला हुआ है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण कौन सा, ये अवतल दर्पण।
कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर वो स्थित है, यहाँ पर। अब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखाचित्र के द्वारा दर्शाइए। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, और साथ में आपको जो है यहाँ पे ये तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी। अब याद तो रहेंगी नहीं, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो इसमें जो है मेन होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ तो सारे वास्तविक और उल्टा है, अगर पी और एफ के बीच में वो नहीं है तो आभासी और सीधा लगेगा, नहीं तो बाकी हर केस में वास्तविक उल्टा। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से याद करो, बट इसको याद करके जाना, छाप लो इसको दिमाग में टेबल को। ऐसे ही जो है आपको उत्तर अंश, यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, आपको एक सैंपल टाइप में दिया, भाई इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और फिर उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कोई वस्तु जो है उत्तर लेंस के फोकल एफ और तथा प्रकाशित केंद्र ओ के मध्य स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखाचित्र के द्वारा दर्शाइए। तो ये दो जो टेबल मैंने बोली ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें से, ठीक है, ध्यान रख लेना उसका। उस लेंस की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और यह लेंस किस प्रकार का होता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है और लेंस का किस प्रकार का है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। देखो बहुत सारे स्कूलों में बता देते हैं भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ के चले जाओ, वो आते हैं नहीं, वो कम आते हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है ना, अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है, वो ध्यान रखने की बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर देखो, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से ज्यादा उम्मीदें मत करना, इसमें से आते हैं भर भर के एमसीक्यू या 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब बड़े क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू देखोगे इतने सारे एमसीक्यू, भाई इसमें से लगभग पेपरों में एमसीक्यू आए हैं इस चैप्टर से। अब बड़ा क्वेश्चन एक ही है जिसके चांसेस थोड़े कम ही है। बेसिक जो है ना, इसमें अभ्यास वाले पढ़ लेना, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, एक नंबर क्या वो भाई स्कैटरिंग के कारण है ना, तो वो बेसिक से फिनोमिना वो याद करने पड़ेंगे बस आपको, और उससे ज़्यादा इसमें से ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। ज़्यादा करो तो आंख वाला जो डायग्राम और वो चीज़ उसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, वो काम का रहता है। प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। दिखाई देने वाले रंगों के क्रम को लिखना है, यानी विबग्योर का जो फॉर्म आपने देखे ना, विबग्योर, तो उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। अगला पार्ट देखो, पार्ट नंबर 11 विद्युत। विद्युत में आते हैं न्यूमेरिकल, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर से आते हैं आपके, और न्यूमेरिकल भी देखो आसान आते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, रिपीटेड होते हैं, और ज़्यादातर आपको जो बुक होती है ना एनसीईआरटी वाली, उसके जो टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन होते हैं ना, वहीं से मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आप उनको सोल्व करके गए तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देख लो, विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, कारण देना है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किसी प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने में ऊर्जा की लागत को परिकलित कीजिए। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मात्रक क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किस प्रतिरोध आना है पे सारे की किस कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर। भू संपर्कन से क्या अभिप्राय है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है। भू संपर्क तार का क्या कार्य है, और धातु के आवरण वाले विद्युत सात्रियों के साधनों को जो है भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक और जरूरी है। तो यही पूछा हुआ है, भू संपर्क यानी अर्थ की जो वायर लगाए जाते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। चैप्टर 12 देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम के वर्णित कीजिए। यहाँ पे वैसे तो दोनों नियम है, लेफ्ट राइट हैंड दोनों नियम है ना, वाम हस्त दाएं हस्त, तो दोनों ही आपको, ये भी ये फ्लेमिंग का ही है, ये भी तो वाम हस्त नियम, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं, बट पूछेंगे जरूर आपसे। अगले क्वेश्चन देखो, परिनालिका से क्या मतलब आपका, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। परिनालिका के उपयोग पर भी प्रकाश डालना है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ उपयोग होता है। किसी छड़ धातु के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए। इसमें आपको डायग्राम बनाना है, बुक में मिल जाएगा डायग्राम आपको। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या मतलब है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का क्या उपयोग है, समझाइए। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो उंगली सी छाप के टेढ़ी मेढ़ी से बना के छाप देना, ठीक है, काम चलाऊ सा, वो जरूरी है। अब चलो आपके लिए एक सवाल, ये एक धातु की छड़ है, चुंबक की छड़ है, इसमें नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। यहाँ पे ये जो चुंबकीय तरंगे हैं ये जा रही हैं, ठीक है।
अब आपको ये बताना है ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ जाती है या फिर साउथ से नॉर्थ जाती है। कमेंट में बताना सभी बच्चे अपना आंसर, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से करके जाना। जिनको चाहिए बढ़िया नंबर, भाई मैंने बता दिया है शुरू में ही वीडियो के क्या क्या पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी के अभ्यास वाले और जो अंदर पाठ के बीच में क्वेश्चन होते हैं वो आपको जरूर करने हैं, साथ में पुराने पेपर करने हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ठीक है। जो बार बार आते हैं पहले ये कर लेना, उसके बाद ओल्ड पेपर्स को करना, अभ्यास वाले लास्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ओल्ड पेपर को करना 17 से 24 तक के सिलेबस में से। जो आपको लगे कि भाई सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ देना क्वेश्चन को, कई सारे टॉपिक सिलेबस से कटे हुए हैं, लेकिन जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे। उसके साथ में जो है बाद में अगर टाइम मिल रहा है तो अभ्यास वाले भी कर सकते हो, जिससे आप एग्जाम में फुल ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। वो आपके ऊपर है भाई, अगर मेहनत करोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको कुछ रिसर्च नहीं करनी, कुछ भड़क नहीं पालनी, तो अपने क्वेश्चन के साथ में आंसर के साथ में PDF बना रखी है, उसको आप परचेज कर सकते हो। वेबसाइट से कर लो या टेलीग्राम से कर लो, तो वहाँ से जो है उसमें सब चीज़ों का एनालिसिस है। उसमें ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको फ्री में दिए हैं उसी पेड PDF के कुछ हिस्से हैं, तो ये फ्री में मैंने दिए हैं आपको। उसके साथ में आपको जो है जो पेपर्स मैंने बोले हैं उन सभी का एनालिसिस करके हमने अवेलेबल करा रखे आंसर्स के साथ, और जो बुक में से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चंस भी उसके अंदर एडिड हैं। तो सारी चीज़ें कवर करके ही उस PDF को बनाया गया, इसीलिए भाई वो मेहनत का कार्य है। टीचर्स के भी रिकमेंडेशन लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए वो पेड करी हुई है। बाकी आपको अगर फ्री में चाहिए भाई, फ्री में क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी फ्री में भी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।